हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। आखिर हम लोग जब दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल के बारे में जानेंगे या दिल्ली सल्तनत के समयावधि के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आखिर दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन करते हैं, आखिर दिल्ली सल्तनत में ऐसी क्या खासियत होती है जो अपने प्रजा को हित में या प्रजा के हित में क्या-क्या कार्य करते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन करते हैं, तो इसका सही उत्तर होता है दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंश शासन करते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि वे 5 वंश कौन-कौन से थे, उनके एक क्रम बताइए, तो उनका क्रम होता है पहले गुलाम वंश शासन करते हैं, फिर खिलजी वंश शासन करते हैं, फिर तुगलक वंश शासन करते हैं, फिर सैयद वंश शासन करते हैं और अंत में देखा जाए दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम जो वंश होता है वह लोधी वंश होता है। एक तरह तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दूसरी तरह पूछ सकते हैं, क्या गुलाम वंश से लेके लोधी वंश के समयावधि के बीच को अब दिल्ली सल्तनत कहते हैं? एक तो ऐसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके इब्राहिम लोदी के शासनकाल के बीच के समयावधि को क्या दिल्ली सल्तनत काल कह सकते हैं? फिर तीसरी तरह से पूछ सकते हैं कि क्या गुलाम वंश के प्रारंभ से लेके मुगल काल के प्रारंभ के बीच के समयावधि को दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं? इस तरह देखा जाए तो घुमा फिरा के आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे आगे। अगर मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा या दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे घुमा के पूछा जाएगा। वे 5 वंश कौन-कौन से थे? अभी आपको बताए गए थे कौन थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 वंश होते हैं। अब इन पाँचों वंशों के बारे में हम लोग बारी-बारी से अध्ययन करेंगे, एक-एक क्रम से अध्ययन करेंगे। इस क्रम में हम लोग अभी तक देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश थे, इनमें 2 वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु था, उनको आपको लिखा दिया गया है। आप उन्हें रिवीजन करते रहिएगा, ताकि अगर उससे संबंधित क्वेश्चन आए, वे क्वेश्चन आप गलत ना करें या मिस ना कर सकें। इस वजह से उसको रिवीजन करते रहिए। हम लोग दिल्ली सल्तनत का जो अगला वंश कह रहे हैं या कह सकते हैं तीसरा वंश कह रहे हैं, तीसरा वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा वंश कौन होता है, ये आपको अभी बताया गया। तीसरा वंश कौन-सा पड़ेगा? वो होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में जान लेते हैं। तुगलक वंश का कार्यकाल कब से कब होता है? तुगलक वंश का कार्यकाल होता है 1320 से लेके 1414 ईस्वी के बीच तुगलक वंश का कार्यकाल होता है। आखिर जब ये तुगलक वंश हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई नया वंश स्थापना हो रही है तो उसके कोई न कोई संस्थापक रहे होंगे या उसका कोई न कोई पिता रहे ही होंगे। इस वंश के संस्थापक या पिता की बात की जाए तो वो थे गियासुद्दीन तुगलक। कौन थे? तुगलक वंश की स्थापना करते हैं गियासुद्दीन तुगलक। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो गियासुद्दीन तुगलक जो थे, उन्होंने बहुत कम ही समय में साम्राज्य का संचालन कह सकते हैं कि 1320 से लेके 1325 ईस्वी के बीच ये गियासुद्दीन तुगलक का शासनकाल होता है। गियासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु होती है, जो अगले शासक होते हैं, कह सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत के सबसे शिक्षित और सुशिक्षित शासक जो बनते हैं, वो बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। कौन होते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है 1325 से लेके 1351 ईस्वी के बीच। इस प्रकार देखा जाए तो ये दिल्ली सल्तनत के सबसे बुद्धिमान कह सकते हैं या सबसे विद्वान और शिक्षित शासक होते हैं। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन करने वाला ये वंश होता है, तुगलक वंश होता है। कौन-सा? तुगलक वंश। एक बार हम लोग कल की क्ला ये तो आपको नॉर्मल परिचय था। ये रोज़ाना की आपकी क्लास में एक बार रिवीजन के तौर पे आपको बता दिया जाता है। अब एक बार हम लोग कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। आखिर हमने कल क्या-क्या अध्ययन किया था? क्या वे हमें याद हैं या नहीं याद हैं? याद हैं, अगर नहीं याद होंगे तो एक बार रिवीजन करने से वो याद आ जाएँगी और उसी के साथ-साथ आज वाली क्लास को हम उसको जोड़ के उसके बाद हम समझ सकते हैं, ताकि समझने में भी आसानी आ सके और जो हमारी क्लास की रिदम होगी, वो निरंतर बनी रहेगी। ये नहीं तो अचानक अगर हम जैसे आज की क्लास अचानक प्रारंभ कर दें या सीधे प्रारंभ कर दें, तो वो समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आप पिछली क्लास को रिवीजन करते रहें, रिवीजन के हिसाब से रिवीजन कराएँगे, उसके बाद फिर आज की क्लास रहेगी, तो आपको जो पिछला रहेगा वो याद रहेगा, तो वो आसानी से समझने में भी हो जाएगा और उसके बाद वो रिदम आप निरंतर बनाए रखेंगे। तो कल की क्लास में क्या बताया गया था? जैसे जब मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो सिक्का प्रारंभ करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो स्वर्ण सिक्का प्रारंभ करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में जो सोने के सिक्के चल रहे थे, साम्राज्य में जो सोने के सिक्के चल रहे थे,
सोने के सिक्कों को जो कह सकते हैं जो मोरक्को के निवासी थे, कह सकते हैं इब्न बतूता। कौन थे मोरक्को के निवासी? इब्न बतूता, ये इतिहासकार इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आते हैं? वो देखा जाए तो वे दिल्ली सल्तनत, कह सकते हैं भारत भ्रमण इब्न बतूता जो होते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो सोने के सिक्के चले थे वो इनको दिनार कहते हैं। ये दिनार नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? दिनार। कौन सा नाम देते हैं? ये दिनार नाम देते हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो सोने के सिक्के चल रहे थे। उसके साथ साथ अब बताए गए थे जियाउद्दीन बर्नी थे, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के 5 ऐसे कार्यों को, या कह सकते हैं 5 ऐसी नीतियों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने अपने साम्राज्य में कार्यान्वित करते हैं या उन्होंने अपने साम्राज्य में चालू रखे थे। यहाँ लिख देते हैं बर्नी बर्नी द्वारा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योजनाएं जो मोहम्मद बिन तुगलक प्रारूप के थे। जो मोहम्मद जो मोहम्मद तुगलक प्रारंभ किए थे। अब ये कौन सी थी? आपको पहले बताया गया था कौन सी थी। और जो उन्होंने दुआब में करों की वृद्धि करते हैं। क्या दुआब में करों की वृद्धि थी? दुआब में कर वृद्धि थी। और दूसरी थी उन्होंने राजधानी परिवर्तन जो करते हैं। क्या थी दूसरी? राजधानी परिवर्तन। और तीसरी उन्होंने बताए थे, तीसरी उनकी कौन सी योजना थी? तीसरी बताते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। कौन थी? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और चौथा जो उन्होंने योजना बताए थे, चौथा बताया था खुरासान पे आक्रमण। क्या था? खुरासान पर आक्रमण। और पांचवी जो उन्होंने योजना बताते हैं कौन सी होती है? की ओर आक्रमण, कराची की तरफ अभियान। ये उन्होंने जो जियाउद्दीन बर्नी थे उन्होंने अपने पुस्तक में, कह सकते हैं या उनके साम्राज्य में जब वे भी आते हैं तो ये 5 उनकी महत्वपूर्ण योजनाओं को उन्होंने विश्लेषण करते हैं, कह सकते हैं उस पर बात करते हैं। वे कौन सी थी? दुआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन करते हैं, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन करते हैं और खुरासान राज्य पर आक्रमण करते हैं। उसके साथ ही साथ जो कराची था उसकी ओर अभियान प्रारंभ करते हैं। ये देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक की ये 5 महत्वपूर्ण योजनाएं थी और इन्हीं महत्वपूर्ण योजनाओं की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य को संचालन करने में लगभग विफल साबित होता है। हम परसों की क्लास में जो देखा जाए तो राजधानी परिवर्तन करते हैं, उनके बारे में जान लिए थे, आखिर राजधानी परिवर्तन क्यों करते हैं। एक बार आपको जल्दी से रिवीजन कर दिया। राजधानी परिवर्तन करने का मतलब ये था कि उस समय जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होने की वजह से, या उस आक्रमण से बचने के लिए वे राजधानी परिवर्तन करते हैं। और साथ ही साथ उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों को आपस में जोड़ने के लिए वे राजधानी परिवर्तन करते हैं। और जो कह सकते हैं कि जो दिल्ली साम्राज्य में जो लोग थे उनके बारे में अपमानजनक पत्राचार कर रहे थे, इस वजह से उन्हें दंड देने के लिए वे राजधानी परिवर्तन करते हैं। उसके साथ ही साथ लोगों का काफ़ी हद तक दिल्ली सल्तनत में, या कह सकते हैं दिल्ली के लोगों में काफ़ी ज़्यादा आबादी होने की वजह से उन्हें विस्थापित करने की वजह से तब भी राजधानी परिवर्तन करते हैं। ये आपको बताया गया था। आज हम लोग देखेंगे जो उनके दोआब में कर, आखिर दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम इनमें पहला जो है दोआब में कर वृद्धि के, आखिर उन्होंने दोआब में कर वृद्धि क्यों करते हैं इसके बारे में देखिए यहाँ लिख दिया जा रहा है दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि। आखिर साम्राज्य को, कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो उन्होंने दोआब में कर वृद्धि कर देते हैं। देखा जाए तो दोआब किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं दोआब किसे कहते हैं। दोआब का मतलब होता है दो नदियाँ। जैसे यहाँ देखिए ये कोई है, एक नदी यहाँ से प्रभावित हो रही है, दूसरी नदी आके यहाँ से ऐसे प्रभावित हो रही है, यहाँ तो संगम बन जाएगा। ये जो बीच का क्षेत्र है, इस बीच के क्षेत्र को आप दोआब कहेंगे। दोआब जो क्षेत्र होता है काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है। दोआब क्षेत्र जो होता है काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है। इसी वजह से देखा जाए तो जब उपजाऊ क्षेत्र रहेगा तो फसल का, या कह सकते हैं अनाज का उत्पादन अधिक होगा। अधिक उत्पादन होगा तो अधिक, कह सकते हैं अधिक लगान लिया जाएगा या अधिक उनसे टैक्स लिया जाएगा। इसी वजह से, और इस समय
जब दोआब पे कर वृद्धि करते हैं उस समय साम्राज्य में कह सकते हैं इस क्षेत्र में अकाल पड़ा था। इस क्षेत्र में क्या होता है, दोआब के क्षेत्रों में अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने की वजह से उस क्षेत्र में कह सकते हैं जिस दोआब क्षेत्र में फसल का उत्पादन कम हो जाता है। इस वजह से जो दोआब क्षेत्र होता है फसल का उत्पादन कम हो जाता है और इसके बावजूद भी जो मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं यहाँ पे कर की वृद्धि कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कर की वृद्धि कर देते हैं। आखिर जब पहले से देखा जाए तो वहाँ समस्याएँ काफ़ी है और फिर राजा जो होते हैं कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ पे और समस्याएँ उत्पन्न कर रहे हैं कह सकते हैं। जैसे अकाल पड़ रही है, अकाल के बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं हमको और लगान ही चाहिए। इस वजह से जो वहाँ के किसान थे वे विद्रोह कर देते हैं। क्या करते हैं? किसान विद्रोह कर देते हैं। किसान विद्रोह कर देते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि पहले से ही देखा जाए तो साम्राज्य में अकाल पड़ा है, उसके बावजूद भी राजा उनसे अधिक लगान ले रहा है, इस वजह से वे विद्रोह कर देते हैं। और देखा जाए तो जो ये होता है दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि क्यों करते हैं? कर वृद्धि करने का कारण था क्योंकि जो साम्राज्य का राजस्व था, आप यह कह सकते हैं कि राज्य का राजस्व कम हुआ था, कम हो गया था। आखिर राजस्व कैसे कम होता है? जैसे जो कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की ऐसी नीतियाँ थीं, जो वे चाहते थे कि साम्राज्य का विस्तार करने में, जबकि वे नीतियाँ मोहम्मद बिन तुगलक के पक्ष में ना होकर उनके विपक्ष में होती थी। जैसे उन्होंने राजधानी परिवर्तन करते हैं, राजधानी परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। राजधानी जब परिवर्तन होती है तो कई काफ़ी धन खर्च होता है। जैसे वहाँ पे महल का निर्माण करना या वहाँ पे जो प्रशासनिक विभाग होगा उनके लिए एक महल का निर्माण करना, साथ ही साथ है वहाँ की देख-रेख होना और ऐसी कई समस्याएँ होती हैं जिस पे काफ़ी धन खर्च होता है। ज़ाहिर-सी बात है जब धन खर्च होगा, जो राजस्व में धन रखा गया है उसी से तो व्यय किया जाएगा। इसी वजह से उन सब व्यय होने की वजह से जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इन क्षेत्रों में जो दोआब क्षेत्र होता है उनमें कर की वृद्धि कर देते हैं ताकि जो कर उनसे अधिक लगान प्राप्त हो सके और साम्राज्य का राजस्व बना रहे, या कह सकते हैं जो साम्राज्य का राजस्व होता है वो निरंतर उतने पे रुका रहे। जबकि ऐसा नहीं होता। जो अकाल होता है ये इस क्षेत्र में अकाल कितने वर्षों तक पड़ता है? 6 वर्षों तक भारी अकाल होने की वजह से ये समस्या और उत्पन्न होती है। क्या होता है? कितने वर्षों तक अकाल रहता है? 6 वर्षों तक होता है। अकाल क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक और कर वृद्धि करते हैं। कर वृद्धि की वजह से जो किसान थे वो विद्रोह कर देते हैं। आखिर विद्रोह जब कर देते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन समस्या को जानेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक इन समस्याओं को जानते हुए फिर इसका समाधान क्या करते हैं और इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं। देखिए जब इतना हो जाता है किसान का दोआब क्षेत्रों में वृद्धि कर देते हैं, आखिर उन्होंने फिर उसके बाद जैसे जब कह सकते हैं कि जो कृषि क्षेत्र होता है उसमें अकाल पड़ने की वजह से फिर उन्होंने कृषि क्षेत्र में क्या-क्या सुधार करते हैं इसके बारे में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं कृषि क्षेत्र में सुधार। आखिर मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे क्या सुधार करते हैं जो उनके जो कृषि थे या कह सकते हैं जो उनके प्रजा थे उनसे प्रभावित होती हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपने कृषि क्षेत्र में कह सकते हैं या अपने साम्राज्य में जो कृषि क्षेत्र था उनको सुधार क्या करते हैं? जैसे जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ा होता है, कह सकते हैं जैसे दोआब क्षेत्रों में यहाँ लिख देते हैं। दोआब क्षेत्रों में अकाल पड़ने की वजह से दोआब क्षेत्र में अकाल या जिस क्षेत्र में अकाल पड़ता था जिस क्षेत्र में अकाल पड़ता था उसके लिए कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में कह सकते हैं चाहे दिल्ली सल्तनत के जिस भी क्षेत्र में या उसके जो विजित क्षेत्र थे या उसके मुख्य क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में अकाल पड़ता था। मोहम्मद बिन तुगलक उन्हें अकाल संहिता एक है उस कह सकते हैं जो अकाल पड़ता है, अकाल से राहत के लिए उन्होंने अकाल संहिता एक विभाग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अकाल संहिता एक विभाग की स्थापना करते हैं। इन विभाग की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक जिन क्षेत्रों में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ता है तो उन क्षेत्रों में अकाल की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने एक अकाल संहिता बनाते हैं। आखिर इन जो अकाल होते हैं, अकाल को दूर करने कह सकते हैं। अकाल का मतलब कह सकते हैं कि ये तो सूखा होता है। सूखे का मतलब जैसे वहाँ काफ़ी समय से बारिश की कह सकते हैं कि जो दर होती है वो कम हो जाती है, उसे ही हम अकाल कह सकते हैं। आखिर जब अकाल संहिता बन गई या अकाल संहिता का निर्माण हो गया, उस निर्माण में क्या ऐसा कार्य किया जाएगा जिससे कि कृषि होगी या पुनः अपने
वापस रूप में आ जाएगी। वो होता है कि उन्होंने राजा ने कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक उस क्षेत्र में कुओं का निर्माण करते हैं, जो अकाल से अकाल की समस्या को दूर करने के लिए दूर करने के लिए 100 कुओं का 100 कुएँ खुदवाते हैं। क्या करते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य में 100 कुएँ खुदवाते हैं ताकि उससे जो उनकी जो फसल होगी या कह सकते हैं अनाज का उत्पादन हो सके, वो निरंतर जारी रहे। अकाल का मतलब होता है सूखा। जब साम्राज्य में सूखा पड़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है फसल का उत्पादन नहीं होगा। इसी वजह से उन्होंने 100 कुएँ का निर्माण करते हैं ताकि उससे वे सिंचाई कर सकें और फसल का उत्पादन किया जा सके। एक तो ये सुधार करते हैं। उसके साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कृषि सुधार के लिए एक नए विभाग की स्थापना करने का सुधार के लिए एक नया विभाग यानी कहते हैं, एक नया विभाग की स्थापना करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं? एक नए विभाग की स्थापना करते हैं, एक कृषि विभाग में एक नए स्थापना करते हैं। कौन से? दीवान ए आमिर कोही का दीवान ए आमिर कोही आमिर कोही ये कृषि क्षेत्र से संबंधित एक विभाग होता है। कौन सा होता है? दीवान ए आमिर कोही ये कृषि से संबंधित एक विभाग होता था। इसका कार्य होता था कृषि के क्षेत्र में जो भी कमियां होती थी या कह सकते हैं जो भी ज़रूरतें होती थी उस विभाग के वो ज़रूरतें पूरी करने का कार्य आमिर ए कोही विभाग करता था। और साथ ही साथ देखा जाए तो जब कह सकते हैं कि अकाल क्षेत्र पड़ जाता है किस या फसल का उत्पादन कम कम हो जाता है तो उसके लिए एक नया ऋण की व्यवस्था करते हैं, तकावी ऋण। मोहम्मद तुगलक अपने साम्राज्य में क्या करते हैं? तकावी ऋण की व्यवस्था प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य में तकावी ऋण की व्यवस्था करते हैं ताकि किसानों को जो हो सकते हैं जो किसान थे उन्हें तुरंत के तुरंत ऋण प्राप्त हो सके, जो अपने कृषि क्षेत्र में इस ऋण का उपयोग कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के देखेंगे। उसके बाद कल की क्लास में ही हम लोग देखेंगे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आखिर मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसे किया, इन सब के बारे में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।